खबर बांदा से है, जहां जिले में सिंचाई विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के अधिकारी एसी कमरों में बैठकर कागज पर काम करते रहते हैं। तो वहीं अधिकारियों ने गांव में एक ऐसी नहर बनाई है जिसमें अभी तक पानी ही नहीं पहुंचा है और अधिकारियों के द्वारा हर साल इस नहर की साफ सफाई का पैसा निकाला जाता है। बांदा जनपद के तिंदवारी तहसील के अंतर्गत मोंगूस माइनर के खोड़ा गांव की नहर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी नहर की साफ सफाई के लिए सरकार से हर साल पैसा वसूल करते हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि गांव की नहर में आज तक पानी नहीं आया है, लेकिन हर साल जेसीबी आकर 1 घंटे काम करके चली जाती है और पूरी नहर की सफाई का रुपया निकाल लिया जाता है। ग्रामीणों के द्वारा कई बार आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। यह है कि श्रीमान जी यहाँ नहर कभी आता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ नहर की सफाई नहीं होती है। नहर की पटरी जोती हुई है, जेसीबी से खोदवा दिया जाता है। थोड़ी सी खोदने के बाद पूरा सरकार का पैसा चला जाता है और दिखा दिया जाता है और अधिकारी कर्मचारी खा जाते हैं। और यहाँ किसी तरह से नहर की पटरी का रास्ता तक नहीं है कि हम लोग अपने खेत चले जाएं। और यहाँ वो आ जाएंगे मुनीम साहब तो कह देंगे कि ये खेत वहाँ से सींचा गया है, नहर से सींचा गया, जबकि ट्यूबवेल से सींचा जाता है और हम लोगों के ऊपर दबाव डाला जाता है हर हमेशा। कौन सी नहर है, क्या नाम है? ये मोंगूस खोड़ा माइनर नहर है, ये इसी की छोटी शाखा है। आला अधिकारियों को कभी सूचित किया? आला अधिकारियों को कई बार आते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती है। खबर गोरखपुर से है, जहां एक युवक के द्वारा नाम पता बदलकर एक बुजुर्ग से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले पर पीड़ित बुजुर्ग ने महेंद्र कुमार श्रीवास्तव पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने बताया कि आरोपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव उनके गोरखपुर के घर पर किराए से रहता था। तो वही कई साल बीत जाने के बाद महेंद्र ने किराए के पते से ही अपना फर्जी आधार कार्ड और अन्य कागजात बनवा लिए, जिसके बाद महेंद्र ने लोगों से खुद को तथाकथित पत्रकार संगठन का महासचिव और कई फर्जी बातें बताकर लोगों से फर्जीवाड़ा किया। आरोपी ने जिन लोगों से पैसे लेते हुए फर्जीवाड़ा किया है, अब वो सभी किराए के घर के पते पर जाने को मजबूर हैं। तो वहीं तथाकथित घर के मालिक अब इन सभी वसूली से परेशान होकर इस मामले में पुलिस से जांच की मांग करते हुए घर पर पैसों की वसूली के लिए न आने की अपील की है। 2014 में हमारा एक विद्यालय है, उसमें श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव अकाउंटेंट के पद पे कार्यरत थे। उनके द्वारा भारी अनियमितता, वित्तीय अनियमितता करने के कारण उन्हें 2014 में ही नौकरी से निकाल दिया गया एवं वो हमारे जिस मकान में रहते थे वहां से भी उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन उन्होंने बिना हमें सूचना के गुप्त तरीके से अपना आधार कार्ड इसी पते से बनवाया है और उनके जाने के बाद विभिन्न बैंकों से वसूली की नोटिस आती है इस पते पे, जिसको मेरे द्वारा रिसीव नहीं किया जाता है। तो मैं सभी समस्त बैंकों और प्रतिष्ठानों को ये सूचित करना चाहता हूं कि श्री महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के आधार कार्ड पे अंकित पता जो हमारे घर का है वो गलत है, वो यहाँ पे नहीं रहते हैं और कोई भी वित्तीय व्यवहार उनसे इस पते के आधार पे न करें। अगर करता है तो ये उसकी उत्तरदायित्व तो उनका खुद का होगा। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा के नवाबगंज थाना परिसर में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति चौथे चरण के अंतर्गत क्षेत्रीय महिलाओं, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों की बैठक और गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का आयोजन क्षेत्राधिकारी तरबगंज संजय तलवार, प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय, महिला रिपोर्टिंग चौकी नवाबगंज की चौकी प्रभारी महिमा पांडे, एंटी रोमियो टीम शक्ति दीदी व अन्य पुलिस बल की उपस्थित में किया गया। महिमा पांडे ने उपस्थित महिलाओं को शासन के द्वारा जारी समस्त हेल्पलाइन नंबर 112, 1090, 102, 108, 1076, 1098 व साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी दी। इसके साथ ही महिलाओं को आगामी त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा में निर्भीक होकर पूजा अर्चना, आने जाने एवं सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। साथ ही सभी को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त भी किया गया। बता दें कि क्षेत्राधिकारी ने महिला सुरक्षा के संबंध में सभी महिलाओं से आपसी संवाद स्थापित करते हुए जागरूक
जागरूक किया है तथा मिशन शक्ति अभियान के संबंध में मिशन शक्ति थीम सॉन्ग सभी महिलाओं के नंबर पर व्हाट्सएप कर दुर्गा पंडालों में लगातार बजवाने के लिए प्रेरित किया है। प्रभारी निरीक्षक ने कहा है कि महिला सुरक्षा समिति के साथ भविष्य में इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। कार्यक्रम के समापन के बाद गोष्ठी में आई महिलाओं ने महिमा पांडे के साथ जमकर सेल्फी भी ली। इस दौरान उप निरीक्षक सुनील सिंह, आर्ची, मनोज से अमित मौजूद रहे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने आज बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन किया है। पुलिसकर्मियों ने धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को बस में बचाकर इको गार्डन में भेज दिया। इसके साथ ही आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने 19,000 आरक्षण घोटाले के सापेक्ष 6800 की एक लिस्ट निकाली। वह लिस्ट भी कोर्ट से रद्द हो गई। सरकार कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे को निस्तारित कराने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, जिस कारण आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को इस भर्ती में न्याय नहीं मिल पा रहा और आज वह इसी वजह से बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर धरना प्रदर्शन करने आए। अभ्यर्थियों ने यह भी आरोप लगाया है कि मामला न्यायालय में होने के बाद भी अधिकारी मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने मांग की कि याची बनकर लड़ रहे अभ्यर्थियों को रिक्त सीटों पर समायोजित करते हुए नियुक्ति के लिए कोर्ट में सरकार पहल करे ताकि आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। आरक्षण के मुद्दे पर लखनऊ हाईकोर्ट में 20 नवंबर को सुनवाई होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि वह आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में कोर्ट में अपना प्रस्ताव पेश करे ताकि न्याय के लिए कोर्ट में याची बनकर लड़ रहे अभ्यर्थियों का रिक्त सीटों पर समायोजन किया जा सके और इस मुद्दे का पूरी तरह से निस्तारण किया जा सके। वहीं खबर शाहजहांपुर से है, जहां जिले में एक प्रिंसिपल के द्वारा छात्रा के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने का शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है। पुलिस के द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल को कक्षा 5 की एक छात्रा से अश्लील हरकत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ गंदी हरकत करने के बाद उसे चुप रहने के लिए 10 रुपए भी दिए थे। आरोपी प्रिंसिपल पर आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि 42 साल का आरोपी आसिफ जमाल रोजा पुलिस थाना अंतर्गत एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का प्रिंसिपल है। उन्होंने बताया कि यह मामला शुक्रवार को तब सामने आया जब लड़की के परिवार ने एक शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी प्रिंसिपल ने कक्षा में लड़की के साथ अश्लील हरकत की और चुप रहने के लिए उसे 10 रुपए दिए। उन्होंने कहा कि जब वे प्रिंसिपल के बारे में पूछताछ करने के लिए स्कूल गए तो अन्य छात्राओं ने भी उत्पीड़न की ऐसी ही कहानियां बताई। पुलिस ने कहा है कि प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक महिला सदस्य भी होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाकी कार्रवाई शुरू की जाएगी। किसान पराली न जलाए, इसके लिए सरकार ने अधिकारियों को जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के सभी जीएम और मंडलायुक्तों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई। साथ ही पराली जलाने वाले किसानों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि अक्टूबर-नवंबर महीने में धान कटाई के वक्त पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब की तरह उत्तर प्रदेश सरकार भी सख्त है। योगी सरकार पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। योगी सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई भी किसान पराली जलाते पाया गया तो उससे ऊपर भारी जुर्माना लिया जाएगा। साथ ही उसके ऊपर FIR भी दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरकारी अस्पताल में एक पिता अपनी 4 दिन की नवजात बच्ची का इलाज कराने पहुंचा, लेकिन वेंटिलेटर और बेड न होने की वजह से भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन इधर उधर दौड़ते रहे, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो सका। इसके बाद 2 दिन तक निजी अस्पताल में उसे भर्ती रखा। वहां पैसे न होने से रेफर कर दिया गया। जैसे तैसे बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बता दें कि राजाजीपुरम बख्ता मऊ के रहने वाले फाजिल की पत्नी शमीम बानो ने 10 अक्टूबर को लोक बंधु अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के कुछ देर बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। इसके बाद उसे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इसके बाद ही फाजिल जब बच्ची को लेकर वहां पहुंचा तो अस्पताल में वेंटिलेटर खाली नहीं होने की बात कही गई। इस वजह से बच्ची को भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद परिजन राम मनोहर लोहिया संस्थान पहुंचे। वहां पर भी वेंटिलेटर न होने का कारण बता दिया गया। इसके बाद ही बच्ची को लेकर परिजन PGI पहुंचे, मगर वहां बेड उपलब्ध नहीं थे और न ही वेंटिलेटर, जिसके कारण बच्ची की मौत हो गई।
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार मिनी बस एक कंटेनर से टकरा गई। बताते चले कि जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। इस घटना को लेकर पुलिस ने बताया है कि प्राइवेट बस में 35 यात्री सवार थे। यह दुर्घटना मुंबई से लगभग 350 किलोमीटर दूर स्थित एक्सप्रेसवे के वैजापुर इलाके में रात 12:30 बजे हुई। बस ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिसके चलते बस पीछे की ओर से कंटेनर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में मारे गए 12 लोगों में से 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल है। तो वह अधिकारी ने कहा है कि 23 अन्य को चोटें आई हैं और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरने वाले सभी नासिक शहर के रहने वाले थे। आपको बता दें कि पीएम ऑफिस की तरफ से इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। सोशल मीडिया पर लिखा है कि मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। वहीं घायलों के इलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में 2 अक्टूबर को जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। दरअसल पहले प्रेमचंद यादव की हत्या की गई, फिर प्रेम यादव पक्ष के लोगों ने सत्यप्रकाश दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी। इस मामले ने पूरी यूपी को हिलाकर रख दिया था। अब इस केस में एक नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें कि प्रेमचंद यादव की हत्या के मामले में सत्यप्रकाश दुबे व उनके परिवार के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इनके खिलाफ केस भी दर्ज किया था। इन सभी की हत्या भी प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने की थी, मगर अब मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी ने एसपी को आवेदन पत्र देकर इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ और केस दर्ज करवाने की अपील की है। दरअसल बीते शनिवार को मृतक प्रेमचंद यादव की पत्नी प्रेमशिला अपनी बेटी व अपने वकील के साथ एसपी दफ्तर पहुंची। इस दौरान प्रेमशिला ने आवेदन पत्र देकर शिकायत दर्ज करवाई कि उनके पति यानी प्रेमचंद यादव की हत्या में 2 लोग और शामिल हैं। पुलिस से आवेदन किया गया कि मामले की जांच कर इन 2 के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया जाए। आपको बता दें कि जिन 2 आरोपियों के खिलाफ प्रेमचंद यादव की पत्नी ने केस दर्ज करवाने की मांग की है, उनका नाम अभी सामने नहीं आया है। खबर अयोध्या से, जो अयोध्या में आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर यूपी सरकार ने समीक्षा बैठक की। यूपी सरकार के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। साथ ही दशहरा, रामलीला, दीपोत्सव, 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा और पूर्णिमा स्नान के पर्व के लिए पुलिस और प्रशासन की तैयारियों की बैठक में समीक्षा की गई। अयोध्या में 24 अक्टूबर को दशहरा, 14 से 24 अक्टूबर तक रामलीला का आयोजन होगा। तो वहीं 11 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव होगा। इसके बाद 20 और 21 नवंबर को 14 कोसी परिक्रमा, 22 और 23 नवंबर को पंचकोसी परिक्रमा होती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु और साधु संत परिक्रमा मार्ग पर पैदल चलते हैं। दीपोत्सव और दशहरे के अलावा परिक्रमा में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। तो वहीं पर अयोध्या आने वालों के लिए सुगम यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था की तैयारी की समीक्षा की गई। इसके साथ ही मौजूदा पार्किंग स्थल के अलावा अलग से पार्किंग के लिए 29 स्थलों को